बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 10th चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस जो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ जनरेटर डिफर फ्रॉम द मोटर एंड व्हाट इज देयर रिलेशन टू ईच अदर। अब देखो कि जनरेटर और मोटर दो चीज़ें, इनकी बात हमने करनी है। मोटर जो होती है यह पानी वाली मोटर भी हो सकती है। तो अब देखिए कि मोटर जो होती है, बेसिकली मोटर के अंदर क्या होता है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कि मोटर में आप क्या करते हो, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो वो मोटर रोटेट करती है, वाटर वाटर ऊपर लेके जाती है। और जो जनरेटर होता है, जनरेटर बेसिकली क्या होता है कि उसको रोटेट कराते हैं। इंजन जब चलता है तो उसको रोटेट कराता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस पर फोर्स अप्लाई करती है, तो वो कॉइल जो होती है मोटर के अंदर वो रोटेट होती है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। उसके बाद देखें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इनपुट एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज आउटपुट। जो मोटर है उसको इनपुट पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और आउटपुट पे जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जो हमारे पास जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इनपुट, आप उसको रोटेट कराते हो उस किसी डिवाइस से, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसकी आउटपुट पे आपको मिल रही होती है। अच्छा, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, तो बेसिकली दे हैव रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन मीन के एक जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और दूसरा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। दे आर सेम डिवाइस बट ऑपरेटेड इन रिवर्स ऑर्डर, कि अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में जो है ना वो फंक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है, वाई इज द ट्रांसफार्मर इनइफेक्टिव विद डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज जो होता है डायरेक्ट करंट जो कि चेंज नहीं हो रहा होता है, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी बेसिकली देखी जाए तो आपको ये ट्रांसफार्मर अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं। एक ये वाली कॉइल होती है, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है। और ये वाली चीज़ जो जिसके ऊपर हमने इसको वाइंडिंग की होती है, टर्न दी होती है, इसे हम कोर कहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर रिक्वायर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स कोर टू इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो है ना, एक इसकी इनपुट कॉइल है, ये वाली इनपुट या प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी आउटपुट वाली कॉइल है। तो अब अगर आप इनपुट पे एसी देते हो तो एसी चेंज होती है, तो उसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में चेंज होती है तो वो करंट इंड्यूस होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डीसी दोगे तो डीसी जो होगा उसकी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो आउटपुट पे आपको कोई वोल्टेज भी नहीं मिलेगी, कोई ईएमएफ जो है वो आउटपुट पे नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। देखें कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस तरह देखें ये ब्लू कलर में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें से जब करंट पास करता है ना तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जो रेड कलर में लाइंस लगी हुई है ना, ये बेसिकली क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। तो अब देखें, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ, ये सर्कल में है, तो इनका आपस में 90 का एंगल होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल ये कहता है कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, इसमें कर्लिंग आएगा, कर्लिंग
फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कर्लिंग फिंगर जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखें कि आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, थंब जो है करंट की डायरेक्शन में, ये करंट ऊपर की तरफ है तो थंब भी ऊपर की तरफ है, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो फिंगर कर्ल हो रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। देखो कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके दरमियान में हम एक कंडक्टर रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो साइड पे आपने मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, एक यहाँ पे जो वायर के अंदर करंट पास कर रहा है इसकी वजह से। अब क्या होगा कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, जो परमानेंट मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करती है। अच्छा, अब इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने बेसिकली थंब को यूज करना है, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को यूज करना है। ये तीन फिंगर्स आपकी यूज होंगी उसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। ये अब सबसे पहला स्टेप ये कि आपने इनको स्ट्रेच करना है इस तरह, ये जिस तरह शो की गई हैं। ये हमारे पास है फोर फिंगर है, उसके बाद हमारे पास है जी मिडल फिंगर है, उसके बाद थंब जो है ये यहाँ पे साइड पे थंब है। अब आपने क्या करना है, इनको पहले स्ट्रेच करना है कि ये 90 का एंगल बनाए, ये 90 का एंगल है, इस तरह इनका आपस में 90 का एंगल है। तो अब फोर फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडल फिंगर जो है इसको आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है, मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और थंब जिस साइड पे पॉइंट करेगा तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जो है ना आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वाई इज द हाई वोल्टेज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब जो वोल्टेज को जब ट्रांसमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल तुरबेला से किसी सिटी के अंदर, जब तुरबेला डैम में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना, तो वहां से ट्रांसमिट करना है हमने। तो अब वहां से जब ट्रांसमिशन होती है वो हाई वोल्टेज पे होती है, मोस्टली जो है ना 100 किलो वोल्ट पे ट्रांसमिशन होती है, यानी कि 100,000 वोल्ट पे ट्रांसमिशन। अब ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों होती है? तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल पावर जो लॉसेज होते हैं उनको मिनिमाइज करती है, कि रास्ते में जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए इस तरह करते हैं। अब जो हमारे पास पावर की ट्रांसमिशन होती है उसका फार्मूला है P=I²R, यानी पावर जो होती है ये हमारे पास करंट पे डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब हम चाहते हैं कि पावर की ट्रांसमिशन में लॉसेस कम हो, तो करंट को हम डिक्रीज कर लेते हैं। अब करंट को कैसे डिक्रीज किया जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है और करंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अब जब करंट डिक्रीज होता है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली पावर भी आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग अ कॉइल ऑफ वायर एंड अ बार मैग्नेट। तो देखें हमारे पास ये एक कॉइल है, ये कॉइल है हमारे पास। इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर लिया जी एक गलवानोमीटर के साथ। ये नीचे गलवानोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। उसके बाद देखें कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टूवर्ड द कॉइल मूव कराएंगे और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराएंगे। तो जब इस मैग्नेट को हम मूव कराएंगे तो क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस केस में क्या होता है, उसके अंदर करंट जो होता है वो इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, वोल्टेज जो होती है वो इंड्यूस हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर इंड्यूस्ड इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ये अभी पिछला जो हमने क्वेश्चन किया है, तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखो इट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आपकी
जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज हो रही है। तो अब ये जो डिपेंड होती है, दिस डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को आप कितनी स्पीड के साथ मूव करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं उन पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा टर्न्स होंगे तो ज़्यादा आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट, इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उस केस में भी आपके पास ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है। और उसके अलावा नेक्स्ट, इट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कॉइल एक्सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल का एरिया ज़्यादा होगा तो उस केस में भी आपके पास ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब जो ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। अब देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है ये इट डिक्रीजेज द वोल्टेज। उसके बाद देखो कि अब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा ना, वो करंट को डिक्रीज कर देता है, तो ये करंट को डिक्रीज करता है। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो करंट को इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा देखें कि जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी कॉइल में करंट टर्न्स कम होती हैं। सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी में टर्न्स कम होती हैं। और जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें सेकेंडरी जो कॉइल होती है, जो आउटपुट कॉइल होती है, उसमें टर्न लेस होती हैं देन द प्राइमरी कॉइल। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये पावर स्टेशन के अंदर यूज होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए पावर स्टेशन पे यूज होता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है दे यूज नियर द कंज्यूमर टू रिड्यूस द वोल्टेज फॉर सेफ्टी एंड डोमेस्टिक यूज, कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है हर स्ट्रीट के अंदर लगा होता है कि वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। घरों के अंदर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हमारा मोबाइल चार्जर होता है तो उसके अंदर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थ्री डिवाइसेस दैट ऑपरेट एट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने थ्री डिवाइसेस की बताने हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो डिवाइसेस आपके वर्क कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।